हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आप लोगों तक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नैनीताल की कहानी सुनाने वाला हूं और वो है ईयर 1992 की एक कहानी है। बेसिकली जो मैं ये बता रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है और ये सच्ची घटना जो है 1992 की है और ये नैनीताल उत्तराखंड की घटना है, जिसमें दो लड़के जो हैं किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के टाइपिंग सीखते हैं और ये दो टाइपिंग सीखने जाते हैं। वहाँ पर किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा इन द सेंस थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। उसमें से एक लड़का जाकर के अपने पिताजी को जाकर के बताता है कि मेरा दूसरे लड़के के साथ झगड़ा हुआ है, झंझट हो गया है और थोड़ी मतलब जो होता है नॉर्मली गाली गलौज तो कॉमन सी बात है, वो यहाँ हुआ है ना। वो जब ये झगड़ा हो चुका होता है तो ये पिताजी को जाके बताता है। तो पिताजी क्या करते हैं कि पिताजी जो हैं वो अपने किसी भतीजे को, अपने भतीजे को जो उस लड़के का बड़ा भाई कजिन ब्रदर होता है उसको भेजते हैं दूसरे पक्ष के पास कि भाई जा करके मैटर को समझा लो। तो जब वो जाते हैं तो वहां पर जाके वो अपनी पूरी बात जो है, घटना की पूरी बात जो है उस लड़के के पिताजी को बताता है, जो लड़का यहाँ पर झगड़ा करके ऑलरेडी गया था। यानी ट्यूशन सेंटर में जो झगड़ा करता है टाइपिंग सेंटर में, उसके पिताजी को जाके ये बताता है। अब उस ये बात जो है उस लड़के को बड़ी नागवार गुजरती है कि भाई उसके खिलाफ उसके पिताजी को क्यों सूचना दी, उसके खिलाफ उसके पिताजी के कान में क्यों बात बताई गई। तो ये बात उसको बड़ी बुरी लगती है और ये बुरी लगने की वजह से क्या होता है कि शाम के टाइम जब वो सीखने जाता है टाइपिंग सेंटर पर, तो उसी टाइपिंग सेंटर पर उस लड़के की जम के पिटाई कर देता है। अब पिटाई होने के बाद क्या होता है, अब तो बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला गया। तो उस कंडीशन में उस लड़के के पिताजी, जो इस केस में इन्फॉर्मेंट भी होते हैं, वो जाकर के सीधा कंप्लेंट करते हैं, थाने पे जाकर के इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन एज यूजुअल जो आपको पता है कि थाने वाले कुछ करते नहीं हैं। अब इस बात से नाराज होकर के उस पक्ष के यानी अपोजिट पक्ष के लोग जो है उसके घर में पहुंच जाते हैं। ऐसा बताया गया है कि जब वो घर में पहुंचते हैं उस समय बिजली नहीं थी और 7:15 से साढ़े पौने पौने 8 के बीच में, यानी 7:15 से लेकर 7:45 के बीच में एक घटना घटती है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। यानी उस बच्चे के पिता, वो बच्चा भी वहां मौजूद होता है, उन सब के बीच में झगड़ा झंझट होता रहता है। लेकिन ऐसा बताया गया है स्पेसिफिकली कि जो अक्यूज होता है उसके हाथ में चाकू होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करने का इंटेंशन तो था ही। अब ये झगड़ा चल ही रहा होता है, इन द मीन टाइम जो है इन्फॉर्मेंट की वाइफ जो है उन दोनों के बीच में झगड़ा को सब हटाने के लिए, उन दोनों को अलग करने के लिए पहुंचती है। और वो चाकू की धारी जो एज यूजुअल फिल्मी कहानी है, स्टोरी है, कि वो रियल यहाँ घटना है कि वो चाकू जो है अल्टीमेटली किसको लग जाता है, उसकी वाइफ को लग जाता है, इन्फॉर्मेंट की। अब चूंकि इन्फॉर्मेंट की वाइफ को चाकू लग गया और वहीं पर ढेर हो गई तो मामला ही खत्म हो गया, सब भाग गए। अब ये भाई साहब जो इन्फॉर्मेंट है वो ये बताते हैं कि हमने क्या किया, हम अपनी वाइफ को उठा करके लेके रिक्शा से हॉस्पिटल गए, जहां हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई आप इसको मरा हुआ ही लाए थे, शी वॉज बाउट डेड बिफोर अस। ये पूरी कहानी हो गई, 1992 की कहानी है। और ये जो कहानी 1992 की है, इसका मैटर अब जाके डिसाइड हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी 2025 को। ठीक है। अब मैटर क्या है वो पहले समझ लीजिए तो पूरी बात आपको बताता हूँ। फिर उससे आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आप लोगों को एक शेयर करना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों को इंटरेस्ट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, या जिनको इंच बाय इंच जुडिशियल सर्विसेज वाली तैयारी करनी है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ और बार बार आपको कह रहा हूँ, वो चीज़ कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बताएगा कि आप अगर बन भी जाते हो, बनने के बाद आपकी क्या दुर्गति होती है। और अगर नहीं बन रहे हो 3-4 अटेम्प्ट में तो क्यों? क्योंकि अक्सर लोग करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले या यूट्यूब पर तो आजकल एक चलन हो गया है कि आपको पहले पूरा गुब्बारे की तरह हवा भरा देंगे, मैराथन करा करा के, खल्लास करा करा के आपको हवा भरा देंगे गुब्बारे की तरह। पीछे आपका बेस कमजोर है, आपका फाउंडेशन खराब है, आपका फाउंडेशन है ही नहीं स्ट्रांग, ऊपर ऊपर आपको सिर्फ पढ़ा देंगे, आपका पीटी निकल गया, आप खुश, अरे बाप रे सर ने बताया हमारा तो पीटी निकल गया, अब सर की बात आंख बंद करके मानेंगे। फिर मेंस नहीं निकलता कम तो, और मेंस निकल भी गया गलती से तो इंटरव्यू में फंस जाते हैं। तो फंस तो जाते हैं, उसके बाद इतना बड़ा जो इंजेक्शन, जो मोटिवेशन का इंजेक्शन लेके पीछे से डाल देंगे, फिर आप मोटिवेट हो जाएंगे। 2-4 साल मोटिवेट रहेंगे, जब एज आपकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी फिर आप ठंडे हो जाएंगे, फिर आप अपनी यूजुअल लाइफ में कुछ अलग ही करेंगे, या फिर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन होगा। उसके लिए आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो भाई अगर इस चीज़ से बचना है, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस चीज़ से बचना है तो कम से कम आपको बेसिक के लिए, फाउंडेशन के लिए 2 साल का समय तो कम से कम झक मार के देना पड़ेगा ईमानदारी से। अगर आपने कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ाई करी, हम लोगों ने भी कॉलेज करा है तो हम लोगों को पता है कि कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई होती है, किस लेवल पर। एनएलयू सब छोड़ दीजिए। एनएलयू में अगर में होती है पढ़ाई अच्छी, वो अलग बात है, लेकिन क्या जुडिशरी के हिसाब से पढ़ाई होती है? अगर आपको जज बनना है तो क्या आपके टारगेट के हिसाब से स्टडी होती है कि नहीं होती है, उस बात को फोकस करेंगे। कुछ अपना इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो फिर ज्वाइन कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं इंच बाय इंच जब बताऊंगा तो चीज़ें बिल्कुल डिटेल में जाएंगी और इन डेप्थ में जाएंगी, समय लगेगा, लेकिन जब आपका एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि फिर आपको कहीं आगे दिक्कत कहीं भी हो नहीं सकती, ये आपको अश्योर्ड है। बाकी तो आपको आपके खुद से डिसाइड करना है, बिकॉज यू आर मेच्योर्ड पर्सन।
आप प्रधानमंत्री चुन सकते हो, लेकिन अपने करियर में आप जज बनने के लिए आपको 21 साल का इंतजार करना ही पड़ेगा झक मार के। तो 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में आप जज तभी बनोगे जब 21 साल में, कहीं कहीं तो 22 साल से शुरू होता है, तो 22 साल से 35 साल तक ही आप जज बनने के लायक हो, उसके बाद नहीं। सोचो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या करते हैं अक्सर, टाइम खराब करते हैं सर। खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे थे, एक अटेम्प्ट ले लिया सर, दूसरा अटेम्प्ट चला गया सर, तीसरा अटेम्प्ट चला गया, अब तो अटेम्प्ट ही नहीं कम वक्त बचा हुआ है, चौथा अटेम्प्ट के बाद तो यूपी वार्ड कर रहा है, उसके बाद तो कहीं पर एज ही खत्म हो जा रही है। तो टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज अल्टीमेटली मनी, नॉट मनी इज मनी बट टाइम इज मनी। टाइम की कदर करिए और जो डिसीजन लेना है फटाफट कीजिए और आगे बढ़िए। खैर मुद्दे पे आते हैं। देखिए ये मुद्दा क्या था, ये केस क्या था, ये केस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, समरी में बता दिया। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया टेलीग्राम के ग्रुप पे, आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये सब होता रहता है, ठीक है। नाउ मुद्दे की बात यह है कि जब ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और इसमें कॉल्ड जो हमारा पिलांट, ये पिलांट कौन है, ऑब्वियसली जिसको सजा हो चुकी है, अब वो आज की तारीख में 74 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बन चुका है, वो ऑलरेडी सजा काट रहा है। मुद्दा यह है कि कोर्ट ने इसमें इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि भाई ये मामला ट्रांसफर ऑफ मैलिस का आता है। ठीक है, वो बंदा चाकू लेकर के अक्यूज पर्सन गया था, उसको मारना किसी और को था, लेकिन वहां पर अल्टीमेटली वहां पर कोई उसकी वाइफ आ गई, इन्फॉर्मेंट की वाइफ आ गई और उसको वो चाकू लग गया और मर गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट। जब मेरे को इंटेंशन किसी को था मारने का, मैंने किसी और को मार दिया। तो आप देखो इस चीज को समझो। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा ये कहता है कि भाई मेरे को किसी को मारना था लेकिन मैंने किसी और को मार दिया, तो इसका मतलब ये थोड़े कि मुझे कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगी और कहेगी कि चलो भैया ठीक है तुम जाओ घर, तुमको तो मारना किसी और को था, तुमने किसी और को मार दिया तो तुम्हारा कोई गुनाह ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। भारत का कानून कहता है कि अगर आपने बिना इंटेंशन के किसी और को मार दिया, सिंपल समझिए, मार दिया, आपने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया, मानवबद्ध कर दिया, मृत्यु कारित कर दी, तो उस केस में आपके ऊपर 302 का मुकदमा चलेगा, यानी मर्डर का चार्जेस लगेंगे। मर्डर के लिए पनिशमेंट क्या है, फांसी की सजा है, आजीवन कारावास का प्रोविजन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल में बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इजीली बता रहा हूं, ठीक है। सो 302 की सजा होती है। 302 में पनिशमेंट क्या है, फांसी की सजा होगी या आजीवन कारावास होगी। अब यहां पर जो अगर ट्रांसफर ऑफ मैलिस वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो इसमें लग गया 301, इंडियन पिनल कोड का 301 और भारतीय न्याय संहिता का 102, ये एप्लीकेबल हो गया। अब ये कहानी चली गई कहां पर, ये ट्रांसफर पर चली गई। तो ट्रांसफर पर चली गई तो क्या सजा कम हो जाएगी? ऑफ कोर्स सजा कम हो जाएगी यदि हम इसको कहां से कनेक्ट कर देंगे, इस एक्सेप्शन के साथ कनेक्ट कर देंगे। एक्सेप्शन कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन 300 आईपीसी का जो सबसे जो 4th नंबर जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी है, वो सडन फाइट में हो गई है, प्री मेडिटेशन है यानी बिना किसी इंटेंशन के है और सडनली अचानक से हो गई है, तो वैसे व्यक्ति में उस व्यक्ति को हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, मर्डर का उसको कन्विक्शन नहीं किया जाएगा, उसको जो किया जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फर्क समझिए, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में क्या होगा, 302 की सजा होगी और 302 की सजा होगी तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। फांसी की सजा का भी प्रावधान है 302 में। लेकिन अगर आप 304 में सॉरी आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएंगे तो आपको 304 पार्ट 1 में आपको सजा मिल सकती है। वहां पर चांसेस हैं कि आप कम सजा में कम काट करके सजा भी आप छूट सकते हैं। तो कोर्ट ने इस मामले को कंसीडर किया, नैनीताल वाले मामले को, और कंसीडर करके कहा कि यह मामला चूंकि ट्रांसफर ऑफ मैलिस के अंदर आता है तो हालांकि इसमें 302 का मामला बनता है, लेकिन जो घटना घटी है उस घटना को अगर हम कंसीडर करें तो वो विदाउट इंटेंशन नहीं था, प्री मेडिटेशन नहीं था उसी व्यक्ति को मारने का। दूसरा, ये सारा कुछ हुआ है वो सडन फाइट में ही हुआ है, इसीलिए हम इसकी सजा को कम कर देते हैं। 304 पार्ट 1 के तहत हम इसको लेके आ जाते हैं, 304 पार्ट 1 में इसको सजा मिलेगी, ये बात कह दी। उसके बाद दूसरी बात कही कि उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए और जो घटना घटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी सजा को कम कर दे रहे हैं। ये है ट्रांसफर ऑफ मैलिस से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट, नया केस। अब इसमें मैं आपको क्या कर देता हूं, आपको जो वो केसेस दिखा देता हूं जिन केसेस का जिक्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं आपका सिर्फ उसका लिस्ट दिखा दे रहा हूं। ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने देखी, मैंने मेंशन कर रखी है। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। यहां देखिए,
द केसेस साइटेड बाय द कोर्ट इंक्लूडेड जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस का जिक्र हुआ। मैं ये केस क्यों दिखा रहा हूं? अगर आप जब आपको ये पढ़ना होगा तो इस केस को साथ में रख दीजिएगा। क्यों, क्या होगा जब प्रीलिम्स का एग्जाम में पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैच मेकिंग आएगा, मैच मेकिंग करने के लिए। तो भैया इस सेक्शन का, इस यानी जो सेक्शन है उससे रिलेटेड केस, या ये केस किस सेक्शन से रिलेटेड है या किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये आपको जब पूछ रहे तो वहां पर काम आएगा। जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1991 का केस है। अब्दुल से सुलेमान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो कि 1995 का केस है। ठीक है, तो ये था आज के लिए आपका एक सिंपल सा डोज जो कि है केस लॉ से रिलेटेड, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट होंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू पेशेंस टाइम। थैंक यू ऑल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ पूरी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ज़्यादा सोचिए मत, कर डालिए। ज़्यादा सोचना बेकार है, सोचने से कुछ नहीं होना है। और मोटिवेशन के इंजेक्शन से बचिए। मैं बार बार कहता हूँ, मोटिवेशन अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। मोटिवेशन हमेशा आपको अंदर से लेनी है, बाहर से नहीं लेनी है।